स्पोर्ट्स मैगजीन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। तो खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे श्रीनिवासन के द्वारा किए गए एक बड़े खुलासे की। साथ ही टीम इंडिया की टेस्ट रैंकिंग में सुधार हुआ है या फिर टीम इंडिया ने अपना परफॉर्मेंस यहां पर गिराया है। और इसके साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या टेस्ट मैचेस पे या फिर वनडे मैचेस में बाउंसर गेंद पर प्रतिबंध लग पाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन स्पोर्ट्स मैगजीन की। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीनिवासन की। लगातार विवादों में आए हुए हैं श्रीनिवासन और अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि श्रीनिवासन पर जब कड़ी फटकार यहां पर लगाई है तो अब उन्होंने पूरा ठीकरा यहां पर शरद पवार पर फोड़ दिया है। श्रीनिवासन का यहां पर कहना है कि उन्होंने शरद पवार की सलाह पर ही टीम की फ्रेंचाइजी खरीदी थी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की फ्रेंचाइजी उन्होंने शरद पवार के सलाह पर ही खरीदी थी। तो आप ये देख सकते हैं कि अब पूरी तरीके से अपने आप को इस मामले से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवासन का यहां पर कहना है कि शरद पवार की सलाह पर ही उन्होंने फ्रेंचाइजी लगी और यहां तक कि जब उन्होंने सलाह मशवरा किया था तो ये बात खुद शरद पवार ने कही थी, जैसा कि यहां पर श्रीनिवासन का कहना है कि टीम खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है और आप अगर चाहें तो बोली लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि श्रीनिवासन यहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ठीक रहा यहां पर दूसरों या जो दूसरे अधिकारी हैं उन पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। कड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी श्रीनिवासन को, जिनका कहना था कि एक ही व्यक्ति आखिर तीन जगहों पर कैसे काम कर सकता है, तीन जो बड़ी संस्थान हैं उनके मुखिया के तौर पर आखिर कैसे काम कर सकता है। भी डॉक्यूमेंट्स बीसीसीआई के तरफ से कोर्ट को दिए जा रहे थे वो मैन्युफैक्चर्ड डॉक्यूमेंट्स थे। मैं पिटिशनर होने के साथ दावे के साथ ये कह सकता हूं और हमारे भारत सरकार के एक वर्तमान मंत्री जी का नाम बार बार लिया जा रहा था कोर्ट के सामने कि उन्होंने ऐसा किया, तो इससे कोर्ट को बहुत सख्त एतराज हुआ। कोर्ट ने कड़ी डांट भी लगाई कि ऐसे तो लगता है कि मंत्री जी का नाम लेने से कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। ये सब चीजें हो रही थी और सारे घालमेल चल रहे हैं श्रीनिवासन को किसी भी तरह बचाने के लिए। और मैं जानता हूं कि हमारा देश का कानून इतना सख्त है और कानून के नजर में मुदगल साहब की जांच समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। और क्यों इतराज जता रहा है बीसीसीआई तो तरह तरह का डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आज रख रहा था, लेकिन क्यों नहीं बीसीसीआई फुल डॉक्यूमेंट्स को आज मीडिया के सामने पब्लिक डोमेन के सामने रख रहा है, जिसमें कुछ खिलाड़ियों का नाम है, कुछ ऑफिशियल्स का नाम है। उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? अब श्रीनिवासन जी कह रहे हैं कि उनको शरद पवार ने कहा था। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। मैंने तो शुरू से कहा है कि जो भी लोग आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में थे वो एक दूसरे को सुझाव दे रहे थे। कोजी क्लब है, मैं कहता हूं यूनाइटेड अलायंस है, यूनाइटेड इन करप्शन अलायंसेस फॉर पोजीशन, तो कोई नई बात नहीं है इसमें। अभी तो अगर इसको केवल इन्होंने आईपीएल के चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स तक रोक के रखा और श्रीनिवासन तक, इसको तो और खुलना चाहिए, जिससे कम से कम जो अंधेरे कमरे हैं बीसीसीआई में वो तो खुले। क्या क्या है वहां। तो आखिरकार कड़ी फटकार के बाद यहां पर नींद खुली है एन श्रीनिवासन की, लेकिन उन्होंने अब साथ ही साथ आरोपों की बौछार भी कर दी। उनका कहना है कि शरद पवार की सलाह पर ही उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के जो फ्रेंचाइजी है वो खरीदी थी और यहां तक शरद पवार ने उन्हें आश्वासन दिया था कि टीम खरीदने में कोई भी परेशानी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं श्रीनिवासन, जिस तरह की कड़ी फटकार यहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगी थी। लेकिन कितना सही है यहां पर, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है हमारे खेल विशेषज्ञ हैदर हुसैनी। हैदर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स मैगजीन में। हैदर, सबसे पहले ये देखा जा रहा था जिस तरीके के विवाद शुरू हुए थे आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में लेकर के, गुरुनाथ महप्पन का नाम सामने आया, एन श्रीनिवासन का नाम सामने आया। अब उसमें देख सकते हैं कि अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने, अब शरद पवार पर निशाना साधा है। इसे किस तरह से लेंगे? अभिषेक, श्रीनिवासन इस पूरा घटनाक्रम रहा है, इसमें श्रीनिवासन के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रीनिवासन बीसीसीआई में दोबारा वापसी करना चाह रहे हैं। और इस जो मुदगल कमेटी की पूरी रिपोर्ट आई है उसमें जो सबसे ज्यादा निशाने पर भी श्रीनिवासन को ही रखा गया है कि किस प्रकार अपने दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए या अपनी फ्रेंचाइजी को चेन्नई सुपर किंग्स को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम तरह के भ्रष्टाचार
होते रहे और बीसीसीआई के सर्वोच्च होने के नाते श्रीनिवासन ने इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे मामले में अब जैसे जैसे परतें दर परतें मामला खुलता जा रहा है तो श्रीनिवासन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं बीसीसीआई से उनकी जो क्या कहते हैं कि उनका पत्ता कटना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन हैदर, ये तो बिल्कुल एक साफ संकेत है यहाँ पर शरद पवार जो कि उनके प्रतिद्वंदी एक तरह से हम उन्हें कह सकते हैं, तो ये डबल फायदे यहाँ पर इनके हैं, क्योंकि एक तरह से खुद को सेफ कर रहे हैं और ऊपर से पवार को भी कहीं ना कहीं घेर रहे हैं ताकि उनकी छवि भी यहाँ पर काफी हद तक प्रभावित हो सके। अभिषेक, यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब अगर हमला अगर पूरे बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर उठ रहा है कि पूरे बीसीसीआई में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा था, तो उसमें केवल श्रीनिवासन ही दोषी नहीं है, क्योंकि श्रीनिवासन से पहले जो बीसीसीआई की कमान रही है वो शरद पवार के हाथ में रही है। तो श्रीनिवासन ने एक तीर से कई निशाने साधने की यहां कोशिश की है कि शरद पवार का नाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो घसीट कर शरद पवार को भी शंका के घेरे में एक तो ला सकते हैं, साथ ही अपनी दुश्मनी भी कहीं ना कहीं वो निकाल सकते हैं और इसके साथ ही वो ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि शरद पवार भी उनके सलाहकार रहे हैं और वो भी इस पूरी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सहयोगी रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से कमेटी में यह बात सामने आई है कि गुरुनाथ मयप्पन को सट्टेबाजी के बारे में जानकारी थी और यहां तक कि वो उसमें लिप्त भी थे, तो अब ऐसे में इस बात से इनकार कैसे किया जाए कि इतने सर्वोच्च पद पर रहते हुए श्रीनिवासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आईपीएल में, आईसीसी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है, बीसीसीआई में है, सर्वोच्च पद पर रहते हुए कैसे उन्हें स्पॉट फिक्सिंग के बारे में जानकारी नहीं रही? ये एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। बिल्कुल अभिषेक, यहां पर श्रीनिवासन मुदगल कमेटी की जैसे ही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है उसके बाद से श्रीनिवासन लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीसीसीआई के सर्वोच्च पद पर ओहदे पर रहने के बावजूद उन्होंने गुरुनाथ मयप्पन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की थी। इससे पिछली सुनवाई में भी श्रीनिवासन ने कोर्ट के सामने ये कहने की कोशिश की थी कि उन्होंने कार्रवाई की थी, लेकिन याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा जा रहा है कि श्रीनिवासन ने सिर्फ बचाने की कवायद की है। उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी जो कि सीएसके, उसके ऊपर जो तलवार लटक रही है कहीं ना कहीं उसको सेव करने की और अपने दामाद गुरुनाथ मयप्पन को इस पूरे मामले से बचाने की कोशिश की है। हालांकि वो कोर्ट के सामने ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन ऐसा किसी भी मामले में होता दिखाई बिल्कुल नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं एक तीर से दोनों निशाने यहाँ पर कर रहे हैं। तो श्रीनिवासन ने यहाँ पर दोहरे गेम खेले हैं। यहाँ पर एक तरह से वो शरद पवार की छवि को प्रभावित करने की कोशिश में और खुद को, अपने आप को शुरुआत से ही बचाने की कोशिश में है। श्रीनिवासन का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, किसी भी स्तर पर अगर स्पॉट फिक्सिंग हुई है या फिर सट्टेबाजों से संपर्क रहा है तो श्रीनिवासन का यहाँ पर तर्क है कि उन्हें शुरुआत से इसके बारे में जानकारी नहीं थी और अगर थी भी तो आंशिक रूप से जो उन्हें जानकारी थी उस पर उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है। तो चलिए अब बात करते हैं एडिलेड टेस्ट की। जी हाँ, जिस तरह की कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर टेस्ट मैच होगा या फिर नहीं, जो कि 4 दिसंबर से प्रस्तावित था कि ब्रिस्बेन में ये मैच होना है, लेकिन अब उस मैच को यहाँ पर पोस्टपोन कर दिया गया। अब 9 दिसंबर को इस मैच की शुरुआत होगी और ये मैच एडिलेड में ही खेला जाएगा। और आपको सबसे खास बात बता दें कि एडिलेड ही वो जगह थी जहां पर फिलिप ह्यूज रहते थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट अपने नियत समय 4 दिसंबर से शुरू नहीं हो रहा है। यह खबर तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब एक और बड़ी खबर यह है कि पहला टेस्ट ब्रिस्बेन की बजाय एडिलेड में होगा। दिवंगत ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज भी फिलहाल यहीं रह रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट एडिलेड ओवल में होगा। पहला टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में होना था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिलिप ह्यूज की असमय मौत के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही दूसरा टेस्ट जो ब्रिस्बेन में होना था उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। अब बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का पहला मैच 9 से 13 दिसंबर को एडिलेड में होगा, जबकि दूसरा टेस्ट ब्रिस्बेन में 17 से 21 दिसंबर को होगा। तीसरा टेस्ट बॉक्सिंग डे पर होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने बोर्ड की बैठक के बाद बीती रात भारतीय क्रिकेट बोर्ड से दौरे को लेकर बातचीत की। शुक्रवार को खिलाड़ियों की मीटिंग में यह तय किया गया था कि 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में टेस्ट खेलना संभव नहीं है, क्योंकि उससे ठीक एक दिन पहले ह्यूज का अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ब्रिस्बेन के मैच को यहां पर टाल दिया गया। अब 9 दिसंबर से शुरुआत होगी एडिलेड के मैच की और ये तर्क क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दिया जा रहा है कि यहां जो साथी खिलाड़ी थे फिलिप ह्यूज के, उन्हें निकलने में थोड़ी समस्या का सामना यहां पर करना पड़ा है, जिस तरह का सदमा यहां पर पूरी टीम को लगा है। और साथ ही साथ 3 दिसंबर को अंतिम संस्कार भी किया जाएगा फिलिप ह्यूज का। तो ऐसे में खिलाड़ियों को झटके से उभरने के लिए और पूरी तैयारियां करने के लिए समय की जरूरत है। हैदर से एक बार फिर से बात करेंगे
हैदर, ये एक बड़ा सदमा है पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, बात किया जाए तो, क्योंकि उन्हीं के साथ ही खिलाड़ी थे और काफी युवा थे, मात्र 25-26 वर्षीय थे। ऐसे में अब इसे किस तरह से लेते हैं? 9 दिसंबर तक के लिए यहां पर पोस्टपोन किया गया है इस मैच को, तो एक तैयारी देने की कोशिश यहां पर की गई और साथ ही साथ एडिलेड में मैच हो रहा है, तो एक तरीके से श्रद्धांजलि भी यहां पर दी जाएगी ह्यूज को, क्योंकि वो एडिलेड में ही रह रहे थे। अभिषेक, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पूरे जो दौरा था, टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूलिंग था, उसको पूरा तब्दील कर दिया गया है। पहले के ये कयास लगाए जा रहे थे कि जहां से जैसे कि दूसरा टेस्ट 12 तारीख से शुरू होगा, तभी से सीरीज को करेंगे और उसके बाद जो 16 से 26 तारीख के बीच में जो गैप था 10 दिनों का, उस दौरान दूसरा टेस्ट करवाया जा सकता है। लेकिन अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये हवाला देते हुए कि एडिलेड ही वो ग्राउंड है जहां पर ह्यूज को असली मायनों में, सही मायनों में श्रद्धांजलि दी जा सकती है, इसीलिए शायद 9 तारीख को एडिलेड से ही पहले टेस्ट की शुरुआत की गई है। लिहाजा पूरी कोशिश की गई है कि सीरीज में किसी प्रकार की बाधा ना आए और खिलाड़ियों को थोड़ा बहुत समय भी मिल गया है कि इस जो दुखद घटना है उससे वो बाहर निकल आए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सदमा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 3 दिसंबर को अंतिम संस्कार है यहाँ पर ह्यूज का, और ऐसे में जो ऑस्ट्रेलियन टीम के सारे प्लेयर्स वहां पर रहेंगे, भारतीय टीम के जो कप्तान है विराट कोहली वो भी रहेंगे, क्या इसमें संभावना जाहिर की जा रही है कि भारतीय टीम के जो अन्य प्लेयर हैं वो भी उस वक्त मौजूद रह सकते हैं? अभिषेक, इस मामले में कोई अभी तक औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कोच डंकन फ्लेचर और विराट कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके अलावा कई खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट में अच्छा खासे संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे खिलाड़ी के जब आप एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं तो ये मतलब आप लोगों का एक सामाजिक कर्तव्य और क्रिकेट के नाते भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे मौकों पर शामिल हों। लिहाजा भारतीय टीम जो कि इस समय ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो ज्यादा से ज्यादा टीम के खिलाड़ी कोशिश करेंगे कि वो अंतिम संस्कार के मौके ह्यूज के वहां पे शिरकत करें। जो बिल्कुल खेल की रणनीति तो यहाँ पर है, लेकिन खेल से ज्यादा सबसे जरूरी ये है कि जो स्पिरिट है वो यहाँ पर है, और जिस तरीके से भारतीय टीम ने पूरा सपोर्ट यहाँ किया, यहाँ तक कि जो भारतीय कोच है या फिर भारतीय मैनेजमेंट ने पूरा समर्थन यहाँ पर किया गया, किसी तरह की अड़चन यहाँ पर आने नहीं दी और पूरा मौका यहाँ पर दिया गया कि ऑस्ट्रेलियन टीम के जो प्लेयर है वो इस झटके से निकल पाए, तो ये काफी एक खास बात रही पूरी सीरीज की। अभिषेक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और भारत की राइवलरी विश्व विख्यात है, क्योंकि ये दोनों देश जब क्रिकेट के मैदान पर भिड़ते हैं तो दुनिया देखती है। मौजूदा समय की भी अगर बात करें तो इन दोनों का मुकाबला ही, इन दोनों को ही फेवरेट भी माना जा रहा है भविष्य में विश्व कप के मद्देनजर। हालांकि साउथ अफ्रीका नंबर 1 टेस्ट टीम है, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया को भी एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। हालांकि क्रिकेट के मैदान पर कट्टर दुश्मन होने के बावजूद भी इन दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स और खिलाड़ियों ने ह्यूज की मौत के बाद जिस तरह से एकजुट होकर मतलब क्रिकेट को एकजुट भी किया है, खिलाड़ियों को एकजुट भी किया है और इस गम से बाहर निकलने में कितनी मदद की है, ये काबिल तारीफ है। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि क्रिकेट मैदान पर भले ही दोनों एक दूसरे के कड़े विरोधी हैं, लेकिन बात जब दुख की आती है तो ये साथ एकजुट होकर खड़े होते हैं। बिल्कुल, यही एक सबसे खास बात है कि जो क्रिकेट के मैदान में चाहे कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, लेकिन सबसे खास बात ये होती है कि आप में स्पिरिट हो, जो स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट जिसे कहा जाता है, क्योंकि जब परेशानी आती है, जब संकट आती है, तो सारे खिलाड़ियों को एकजुट होकर एक जो टीम भावना है उसका परिचय देना चाहिए। और जैसे कि भारतीय बल्लेबाजों ने और भारतीय खिलाड़ियों ने भी कहा है कि पूरा क्रिकेट जगत ही एक दुनिया है, एक पूरा परिवार है, वो चाहे किसी भी टीम से ताल्लुक रखते हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक खिलाड़ी था और ये एक सबसे खास बात है। तो चलिए अब बात करते हैं बाउंसर की। यहाँ पर जिस बाउंसर से यहाँ पर मौत हुई थी फिलिप ह्यूज के, एक महान खिलाड़ी की, अब उसे लेकर के एक नया विवाद यहाँ पर पैदा हो चुका है। क्या अब बाउंसर्स पे प्रतिबंध किया जाएगा या फिर लिमिटेड बाउंसर्स किए जाएंगे, या फिर एक मैच में बाउंसर्स को लेकर के कोई लिमिटेशन यहां पर की जाएगी? इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और खिलाड़ी हैं ग्रेग चैपल, जिनका कहना है कि अब आगामी सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों के सामने जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स हैं वो बाउंसर करने से डरेंगे। तो क्या इसका कोई सकारात्मक या फिर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा सीरीज पर? आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी डेविड रिचर्डसन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई फिलिप ह्यूज की दुखद मौत के बावजूद बाउंसर के खिलाफ कड़े फैसले लेने की संभावना नहीं है। ह्यूज ऑस्ट्रेलिया में घरेलू मैच के दौरान बाउंसर से चोटिल हो गए थे और इसके 2 दिन बाद गुरुवार को उनकी मौत हो गई थी। लेकिन रिचर्डसन ने कहा कि बाउंसर को लेकर कड़े फैसले लेने की संभावना कम है। एक कार्यक्रम में जब रिचर्डसन से पूछा गया कि क्या आईसीसी बाउंसर के उपयोग पर आगे भी रोक लगाएगी, उन्होंने कहा कि हमें इस पर अपने विचार रखने की जरूरत है, अभी कुछ कहना जल्दबाजी है, लेकिन मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया ये है कि ऐसी संभावना नहीं है।
गेंदबाजों को अभी टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रत्येक ओवर में 2 जबकि T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 1 ओवर में 1 बाउंसर करने की अनुमति है। तो जिस तरह की एक नई बहस को जन्म दे चुका है यहां पर, क्योंकि बाउंसर्स वाकई बहुत ज्यादा घातक होती है, ये हम देख चुके हैं। टेस्ट मैचेस में लगातार इंजरीज हुई है, वनडे मैचेस की भी बात करें तो इंजरीज के कई मामले सामने आए। तो क्या एक सवाल जो है वो सभी के सामने खड़ा हो रहा है कि क्या बाउंसर्स को लेकर के प्रतिबंध लिया जाएगा या फिर कोई कड़ा एक्शन भी यहां पर लिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व खिलाड़ी हैं ग्रेग चैपल, उनका भी कहना है कि अब जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं वो बाउंसर करने से पहले काफी बार सोचेंगे और सोच विचार करने के बाद में बाउंसर्स करेंगे। तो ये एक बड़ी समस्या है जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने खड़ी हो सकती है। दुनिया भर के क्रिकेट जगत की तरह इयन चैपल भी बाउंसर से फिलिप ह्यूज की मौत से सदमे में हैं। उनका मानना है कि उनके देश के तेज गेंदबाज को भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में शॉर्ट पिच गेंदों का इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी। चैपल ने कहा, बुरी यादें ताजा होने के बीच ये स्वाभाविक है कि किसी भी गेंदबाज को शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल करने में हिचक होगी, जबकि उसके गंभीर नतीजे सामने हैं। ये हिचक भारतीय आक्रमण से अधिक ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा, बाउंसर को ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का अहम हथियार माना जाता है। इन हालात में कोई भी गेंदबाज बल्लेबाज को चोट नहीं पहुंचाना चाहेगा और इसका ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण पर बड़ा असर पड़ेगा। चैपल ने कहा कि खिलाड़ियों को अपना काम करना होगा। इस सीरीज के कार्यक्रम में पहले ही फेरबदल किया जा चुका है। पहला टेस्ट 4 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है, जिससे कि खिलाड़ी ह्यूज के अंतिम संस्कार में हिस्सा ले सकें, जो 3 दिसंबर को होगा। चैपल ने कहा, गाबा में क्रिकेट उस सामान्य जज्बे के साथ नहीं खेला जाएगा जैसे खेला जाता है, लेकिन यह संभवतः सभी खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार होगा। बाउंसर नहीं रुकेगा। बल्लेबाजों के दिमाग में भ्रम पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मुझे संदेह है कि एससीजी त्रासदी के बाद इस गेंद का इस्तेमाल पहले ही की तरह की तूफानी तरीके से किया जाएगा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेफ लॉसन ने कहा है कि वे बाउंसर को प्रतिबंधित करने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बल्लेबाजों को पर्याप्त सुरक्षा साजो सामान मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एक नई बहस यहां पर छिड़ चुकी है। हालांकि कई पूर्व खिलाड़ियों का यहां पर तर्क है कि बाउंसर पर बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही कई खिलाड़ियों ने इसकी वकालत भी की है। लेकिन आईसीसी के सामने एक सबसे बड़ी दुविधा अब यहां पर है कि क्या बाउंसर्स को लेकर कोई जो कड़ा पहलू है या फिर जो एक सख्त कदम है वो उठाने की जरूरत है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके से ये खेल बदस्तूर यहां पर जारी है उसमें कोई परिवर्तन ना करे। हैदर से एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे। हैदर, एक बड़ी बहस यहां पर छिड़ चुकी है बाउंसर, क्योंकि फिलिप ह्यूज की मौत हुई यहां पर और बाउंसर से वैसे भी कई तरह की इंजरीज के मामले सामने आए हैं। अब आईसीसी के सामने क्या लगता है आपको, एक बड़ी दुविधा है यहां पर, किस तरह से बाउंसर्स को कंट्रोल किया जाए, या फिर बाउंसर फेंकने हैं या मैचेस में नहीं फेंकने हैं, या फिर कितने संख्या में फेंकने पड़ेंगे, इसे लेकर के अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है आईसीसी के सामने। अभिषेक, आईसीसी ने बाउंसर टेस्ट मैचेस में 1 ओवर में कितने फेंकने हैं, T20 में कितने फेंकने हैं, ये आईसीसी की ओर से निर्धारित किया हुआ है। लेकिन वजह यह है कि इन बाउंसर से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी, बड़ा सवाल यह है। और इस सवाल का जवाब टटोलने में कई पूर्व दिग्गज भी लगे हुए हैं, आईसीसी भी खुद भी लगा हुआ है। हालांकि आईसीसी ने साफ कर दिया है कि फिलहाल की घड़ी वो बाउंसर पर बैन नहीं लगाएगा। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहा है कि जो मांग की जा रही थी कि बाउंसर पर बैन लगाया जाए कि ना लगाया जाए, इसके ऊपर क्या फैसला लिया जाएगा। तो तर्क कई सामने आ रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने बाउंसर्स पर बैन ना लगाने की वकालत की है। उनका तर्क है कि सुरक्षा के जो मापदंड हैं उनको ही इतना कड़ा कर दिया जाए, यानी कि हेलमेट को ही इतना मजबूत बनाया जाए कि अगर बाउंसर भविष्य में किसी खिलाड़ी के लगे तो उसको उतना नुकसान तो ना क्या हो। ऐसा नहीं मान सकते यहाँ पर, क्योंकि जो बाउंसर्स के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती तो एक जो टेस्ट मैच का अपना जो स्वरूप है, जो उसका एक चित्रण है, उसके साथ में यहाँ पर छेड़छाड़, क्योंकि बाउंसर्स, क्योंकि कई मैचेस हैं और कई पिचेस यहाँ पर हैं जिसमें बाउंसर्स आप फेंके बिना रह नहीं सकते, या फिर उनमें कह सकते हैं कि उछाल इतनी है कि आप चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो एक जो प्राकृतिक खेल है उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ से कहा जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, ऑस्ट्रेलियाई जो पिचेस हैं वो तेज पिचेस हैं और उछाल भरी पिचेस हैं, और इन पिचों पर हमेशा से ही जो गेंदबाज हैं ये उनको मददगार रही हैं, और ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर गेंदबाज हमेशा ही शॉर्ट पिच गेंदें फेंकते रहे हैं। लिहाजा जो शंका यहां पर व्यक्त की जा रही है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ज्यादा चिंतित हैं। पूर्व इयन चैपल ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज संकोच करेंगे भारतीय बल्लेबाजों के आगे बाउंसर फेंकते वक्त। उनको डर रहेगा कि कहीं
फिर से कोई हादसा ना हो जाए। तो ये कहें कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है और जिस तरह की धार की समस्या से वो जूझ रहे हैं, अब उसमें कमी आएगी यहां पर, क्योंकि वो एक संकोच रहेगा कि बाउंसर्स फेंके या फिर नहीं, या फिर गति गेंद की कितनी हो या फिर नहीं हो, इसको लेकर। बिल्कुल अभिषेक, संकोच तो रहेगा, लेकिन इस संकोच से बाहर निकलना पड़ेगा। और बहस जो है इसी विषय पर चल रही है कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए, यानी कि हेलमेट को और ज्यादा कितना मजबूत किया जाए कि अगर भविष्य में बाउंसर सिर पे लगता है तो खिलाड़ी को कम से कम नुकसान हो। तो अब आईसीसी का यहां पर क्या तर्क है? बाउंसर्स पे लिमिटेशन से अच्छा है कि जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी मेजर्स है, उन्हें यहां पर कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। यहां पर हेलमेट है या फिर पैड्स है या फिर पेट में भी कई बार जो बाउंसर्स की चोट लगती है, तो जो तमाम तरह के उपकरण है उन्हें मजबूत करने की जरूरत है यहां पर। बिल्कुल, आईसीसी ने सभी से विचार मांगे हैं और उनका तर्क है कि फिलहाल बाउंसर पर बैन नहीं लगाया जाएगा और सुरक्षा को और मजबूत कैसे किया जाए इसके ऊपर आईसीसी काम कर रहा है और जल्द ही कोई नए नियम कानून हमारे सामने देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसकी अहमियत की बात की जाए, क्योंकि बॉलिंग अटैक में और खासकर टेस्ट मैच की अगर बात करें तो बाउंसर्स बहुत ज्यादा अहमियत है और ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर भी डालते हैं पूरे बल्लेबाज के ऊपर। कई खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया है कि बाउंसर्स के ऊपर बैन ना लगे। क्या तर्क माने इसके पीछे? अभिषेक, जो तेज गेंदबाज का प्रमुख हथियार है वो बाउंसर को ही माना जाता है। जब तक टेस्ट मैचेस की बात हो, जब तक अच्छी खासी लाइन लेंथ और एक मजबूत बाउंसर तेज गेंदबाज नहीं फेंकता, उसको कंप्लीट गेंदबाज नहीं कहा जाता है। और बल्लेबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया तेज गेंदबाजों के लिए रहा है। लिहाजा जो कई पूर्व खिलाड़ी हैं उनका यही तर्क है कि बाउंसर पर बैन लगाने की बजाय सुरक्षा को ही और ज्यादा मजबूत किया जाए, यानी कि हेलमेट या सिर के जो पीछे का हिस्सा होता है उसको ही और ज्यादा सुरक्षित कर दिया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की दुखद घटना ना हो। बिल्कुल, यहाँ पर और सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी एक नई बहस यहाँ पर छिड़ चुकी है कि जो हेलमेट है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाए और इस तरह का डिजाइन किया जाए कि उससे कम क्षति हो, कम से कम चोट यहाँ पर बल्लेबाज को लगे, क्योंकि सेफ्टी अब सबसे बड़ी एक प्राथमिकता यहाँ पर टेस्ट और वनडे दोनों ही मैचेस में यहाँ पर बन चुकी है। तो चलिए अब टीम इंडिया की रैंकिंग के बारे में बात करते हैं। टीम इंडिया अपनी जारी जो ताजा रैंकिंग है उसमें 6ठे नंबर पर आकर खिसक गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी अपना नुकसान करके 4थे नंबर पर पहुंच चुके। इसके साथ ही न्यूजीलैंड भी मात्र 2 अंक पीछे है टीम इंडिया से। तो कह सकते हैं कि यहां पर कड़ी टक्कर टेस्ट रैंकिंग में यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि आईसीसी की तरफ से जो नई टेस्ट सीरीज यहां पर जारी की गई है, जो सूची जारी की गई है, उसमें टीम इंडिया 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। तो आपको बता दें कि 6ठे स्थान पर काबिज भारत से महज 2 अंक पीछे है न्यूजीलैंड की टीम और इसके अलावा भारत के 96 अंक हैं और दक्षिण अफ्रीका भी 124 अंक लेकर नंबर 1 पर बना हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के 117 अंक है और जो कि दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलियन टीम बनी हुई है। तो कह सकते हैं कि टेस्ट की जो नई सूची बनी है यहाँ पर आईसीसी की तरफ से, जो नई सूची यहाँ पर निकाली गई है, उसमें 6ठा नंबर टीम इंडिया को मिला है, जो कि वाकई चिंता का विषय है टीम इंडिया की अगर बात करें तो। तो आईसीसी की तरफ से जो एक नई सूची जारी गई है उसमें टीम इंडिया का 6ठा नंबर आया है, जो एक वाकई चिंता का विषय है। हैदर से जानने की कोशिश करेंगे। हैदर, वनडे मैचेस की बात करें तो टॉप 1, 2, 3 में रहती है टीम इंडिया, लेकिन बात जब टेस्ट मैच की आती है या फिर टेस्ट सीरीज की आती है तो नंबर 4था, 5वां, 6ठा देखने को मिल रहा है आजकल। क्या लगता है कि प्रदर्शन में इतना ज्यादा फर्क क्यों वनडे और टेस्ट मैचेस में? अभिषेक, ये कोई नई बात नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन कमजोर कमतर रहा है। ये इतिहास ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट का ऐसा है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में भारत को कई दिग्गज बल्लेबाज मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके भी मतलब टेस्ट क्रिकेट में भारत वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बीते कई वर्षों पहले भारत टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बना था, लेकिन उसके बाद फिर वही ढलान का सिलसिला शुरू हो गया और पिछले कई दौरों पर भी भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन नहीं किया। लिहाजा मतलब टेस्ट में भारत वो मुकाम नहीं हासिल कर पाया। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत गई है तो यही उम्मीद की जा रही है कि यहां पर शायद भारतीय टीम इतिहास बनाए और टेस्ट क्रिकेट में एक शानदार जीत दर्ज करे ताकि भारत की टेस्ट रैंकिंग में भी
सुधार आ सके। बिल्कुल, कुछ ऐसी उम्मीद यहां पर भारतीय फैंस भी कर रहे हैं। लगातार टेस्ट मैचेस की अगर बात की जाती है तो यहां पर प्रदर्शन थोड़ा निराश करने वाला होता है टीम इंडिया का, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए अब फास्ट फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। जब से 2020 की शुरुआत हुई है, ये माना जा रहा है कि यहां पर चौके छक्के इसमें बहुत लगते हैं और कई सिक्सर्स और कई रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब टेस्ट मैचेस की बात करें या फिर वनडे मैचेस की भी बात करें तो अब ये फॉर्मेट और ज्यादा फास्ट होता हुआ देखा जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच बेहद दिलचस्प रहा। इस मैच में एक तरफ जहां न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, वहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज भी पीछे नहीं दिखे। कुल मिलाकर गेंदबाजों की इतनी क्लास लगी कि छक्कों का विश्व रिकॉर्ड भी बन गया। शारजा में हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की पारी में 22 छक्के लगे, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से कुल 13 छक्के लगे। इस तरह मैच में 35 छक्के लगे, जो टेस्ट क्रिकेट का नया रिकॉर्ड भी है। इससे पहले एक टेस्ट में 27 छक्के लगाने का रिकॉर्ड था। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और स्पिनर मार्क क्रेग की अगुवाई में न्यूजीलैंड ने अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन करके पाकिस्तान को तीसरे और अंतिम टेस्ट में पारी और 80 रनों से करारी शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर की। पाकिस्तान ने अबुधाबी में खेला गया पहला टेस्ट मैच 248 रन से जीता था, जबकि दुबई में दूसरा मैच ड्रॉ रहा था। तो चौकों और छक्कों के लिए 2020 का फॉर्मेट बेहद मशहूर था, लेकिन अब टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस में भी खासतौर पर इस तरह के फास्ट फॉर्मेट देखना को मिल रहा है। यहां पर हैदर से जानने की कोशिश करेंगे। हैदर, क्रिकेट को हमेशा से पावर गेम कहा जाता है, हालांकि आमतौर पर वनडे या फिर 2020 में इस तरह का फॉर्मेट जो फास्ट गेम है वो देखने को मिला, लेकिन अब इस टेस्ट मैच की बात करें जिसमें 35 छक्के लगे हैं, इसे किस तरह से लेंगे? अभिषेक, टेस्ट क्रिकेट को हमेशा से ही क्रिकेट की जान कहा जाता था। किसी भी देश को अगर क्रिकेट में बुलंदियों तक पहुंचना होता था तो कहा जाता था कि उस देश की टेस्ट टीम का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लेकिन मौजूदा समय में ये धारणा लगातार बदलती जा रही है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को जहां पहले के समय में बहुत ही स्लो गेम कहा जाता था और धीरे धीरे रन बनते थे, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट का प्रारूप बदलता जा रहा है और ये गेम और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। T20 क्रिकेट ने कुछ ज्यादा ही प्रभाव डाला है और अब टेस्ट क्रिकेट में भी वही रफ्तार देखने को मिल रही है। बीते दिन हमने देखा था कि न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैककलम ने ताबड़तोड़ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया, फिर दोहरा शतक लगाया और अब जो रिकॉर्ड नया सामने आया उसके मुताबिक जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में टेस्ट खेला गया है उसमें 35 छक्के लगे, जो कि टेस्ट के मामले में सर्वाधिक हैं और टेस्ट क्रिकेट में इतने छक्के पहले कभी नहीं लगे। और ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट भी लगातार कितना तेज तर्रार होता जा रहा है। बिल्कुल, परिवर्तन की बात यहां पर की जा रही है और परिवर्तन का जिक्र भी यहां पर किया जा रहा है। टेस्ट मैचेस में जिस तरह के 35 छक्के लगे हैं, ये वाकई अब ये दर्शा रहा है कि टेस्ट मैचेस में भी अब फॉर्मेट बदल रहा है और जो पावर है वो टेस्ट मैचेस की तरफ भी आ रही है। इस पूरी चर्चा में आपने हमारे साथ में हिस्सा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैदर। तो स्पोर्ट्स को लेकर के आज हमने तमाम बातचीत की है, कई मुद्दे यहां पर उठे हैं और साथ ही बाउंसर्स के बारे में जिक्र की गई और टीम इंडिया की जो रैंकिंग है उस पर भी यहां पर हमने बातचीत की। स्पोर्ट्स मैगजीन में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।